जहां जहां पॉसिबल था वहां वहां हमारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले हैं और मिलने के बाद में उनसे कहा है कि भाई ये जो अमेंडमेंट इन जिपना एक्ट है उसको आप ना करिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पब्लिक सेक्टर अच्छा कर रहा है। इन सब के बावजूद जिपना एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? लोकसभा के अंदर में बीजेपी के पास में पूरी मेजॉरिटी है तो उन्होंने आसानी से उसको पास करा लिया। राज्यसभा के अंदर में काफी कुछ हंगामा हुआ। कल कॉमरेड अमरजीत कौर ने भी आपको उसके बारे में बताया और अभी कॉमरेड गोविंदन ने भी आपके सामने ये सब बात रखी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिल लाया गया तो उस बिल के पीछे की मंशा क्या है? तो उस बिल के पीछे की मंशा बहुत साफ है कि उनको इस इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन करना है, या यूं दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इसको उनको हिस्से हिस्से में बेच देना है। अगर मोदी सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ में सत्ता में रहेगी तो भविष्य में इसको धीरे धीरे बेचा जाएगा, इसको हमको समझना पड़ेगा। अभी बात दरअसल यह है कि इसके बेचने का कारण क्या है। तो कभी कभी व्हाट्सएप में कोई मैसेज आ जाता है, जैसे हवाई अड्डा बेचने की बात आई तो किसी एक समझदार आदमी ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि मोदी जी हवाई अड्डा बेच रहे हैं, आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए, वरना कल ये मत बोलिए कि मुझे पता ही नहीं था। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी हो, हवाई अड्डा हो या कोई रेलवे स्टेशन हो, वो खरीदने की हमारी औकात होती है तो आप जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नौकरी करने आते हैं क्या? हम तो अंबानी के घर में बैठे होते हैं, अदानी के घर में बैठे होते हैं, गोदरेज के यहाँ होते हैं, टाटा के यहाँ होते हैं। हमारा सरनेम धर्मटोक, त्रिलोक सिंह ऐसा नहीं होता है। हमारा टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज ऐसे सरनेम होते हैं। तो हमारी वो औकात नहीं, हमको पता है। लेकिन एक बात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कि जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का मालिक भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, लेकिन इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में, इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में, इस इंडस्ट्री को यहां तक लाने में आप सब लोगों का खून और पसीना लगा हुआ है। आप लोगों ने मेहनत की है। हमारे जो पुराने लोग हैं, इन लोगों ने दिन रात इकट्ठा करके इस इंडस्ट्री के लिए अपना पसीना बहाया है। आपने सुना 200 ऑफिस से 8000 ऑफिस तक हम गए। हम जानते हैं मोफेसाइल एरिया में जो काम करने वाला हमारा आदमी है, वो कितनी दिक्कतों का मुकाबला करता है, उसके पास कन्वेंस का कितना प्रॉब्लम है, वो लोगों से डील करने में कौन सी तकलीफों को फेस करता है, ये हम जानते हैं। फिर भी वो आदमी वहां पर लगा रहता है, तो उसका जो श्रम है वो उसके लिए नहीं है केवल कि मुझे तनख्वाह मिलती है, उसका श्रम इसलिए भी है कि उसको उसकी कंपनी को आगे बढ़ाना है। तो इस बात को भी हम लोग को समझना चाहिए और इसलिए हम सब इस कंपनी के मालिक हैं और मालिक को बिना पूछे अगर हमारी कंपनी को बेच रहा है तो ये हमारे साथ में गद्दारी है। क्यों बेचेंगे आप? होते कौन है आप बेचने वाले? हमारी कंपनी जिसको हमने बनाया, आप उसको बेच देना चाहते हैं। किसको? अपने दोस्तों को। सरकार के जो चंद दोस्त हैं उन लोगों को ये कंपनियां बेचना चाहते हैं आप। और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का भविष्य क्या है? जो लोग इस इंडस्ट्री में नए आए हैं उनका भविष्य क्या है? उन लोग के भविष्य के साथ में क्या होगा? और जो एम्प्लॉय आज काम कर रहे हैं उनके भविष्य का भी क्या होगा? क्या उनकी पेंशन सुरक्षित है? क्या उनकी फैमिली पेंशन सुरक्षित रहेगी? क्या उनके जो सारे बेनिफिट है वो सारे सुरक्षित रहेंगे? क्या प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में
जो लेबर लॉ अमेंडमेंट हुआ है वो हम पर थोपा जाएगा। हमसे कहा जाएगा कि आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, आपके जो वर्किंग आवर्स है वो 6.5 नहीं बल्कि 8 होंगे, जरूरत पड़ी तो 10 होंगे, 10 घंटा काम करवाएंगे हमसे। क्या भविष्य हमारा? कहीं कोई नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। और ये सरकार, जिस सरकार के ऊपर हम एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकते, बिन भरोसे की गद्दा ये सरकार बैठी हुई है। जो सरकार 3 साल पहले कहती है कि हम 3 कंपनियों का मर्जर करने जा रहे हैं, कमेटी अपॉइंट करती है, उसका पेमेंट करती है, लेकिन मर्जर नहीं होता। फिर नई फाइनेंस मिनिस्टर आती है और मर्जर को बाजू में रख के नया शगुफा निकालती है और कहती है कि एक कंपनी का निजीकरण करेंगे। तो क्या भरोसा रखें हम लोग? एक कंपनी का निजीकरण होगा या बची हुई 3 कंपनियों का निजीकरण होगा? किस फॉर्म में निजीकरण होगा? डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे या पूरी की पूरी कंपनी किसी को दे देंगे बेच के, या आधी कंपनी को बेचेंगे? क्या करेंगे? कहीं कोई क्लैरिटी नहीं। क्या एम्प्लॉय के जो राइट्स है वो सुरक्षित रहेंगे? इसकी भी कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। तो फिर हमारा काम क्या है? अभी हम क्या करेंगे? बिल तो हो गया पास, आ भी गया। कुछ जो सोच वाले लोग हैं उन लोगों ने वीआरएस का एप्लीकेशन भी लगा दिया। कुछ लोगों ने ये सोचना भी चालू कर दिया कि वेज रिवर्जन आ जाए तो हम लोग वीआरएस लेके निकल जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। ये भी है। तो भाई ऐसा मत सोचने की जरूरत नहीं है। हमने कई लड़ाई लड़ी है, आप लोगों ने लड़ी है, और लड़ाई लड़ने के बाद में उसमें जीत भी हासिल की है। सिर्फ लड़ी नहीं है। याद करिए अपना इतिहास पूरा। पेंशन नहीं था इस इंडस्ट्री में, आपने लड़के हासिल किया। इस इंडस्ट्री के अंदर में मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं थी, आप लड़े और उसको हासिल किया। यह आपकी उपलब्धियां है, ये GIA की उपलब्धियां है, ये हमने लड़के हासिल किया है। और इसलिए हमें अपनी ताकत पे विश्वास होना चाहिए। हमारी ताकत है जो इस सरकार को हिलाने की ताकत रखती है। कॉमरेड, हर मुद्दे पे लड़ा जाएगा, हर मुद्दे पे, चाहे निजीकरण का हो, चाहे सर्विस कंडीशन का हो, चाहे हमारे भविष्य का हो। इन सब मुद्दे पर हम लोग को लड़ना है। कैसे लड़ेंगे? कुछ लोगों के दिमाग में डाउट हो सकता है, इतने से लोग लड़ेंगे कैसे? तो लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? 2 फ्रंट पे लड़ेंगे। कौन सा 2 फ्रंट? एक फ्रंट होगा लीगल फ्रंट और दूसरा होगा सड़क। दोनों फ्रंट पे लड़ाई होगी। कानून के जानकार लोगों से बातचीत चल रही है। हम लोग जानते हैं कि कानूनी लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, पैसा भी बहुत लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना आसान काम नहीं है, तो पैसा भी लगेगा लड़ने के लिए, और हमारा मैन पावर भी लगेगा सड़क पर लड़ने के लिए। तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे अभी जितने जोनल जनरल सेक्रेटरी हैं, इन लोगों से अपील की गई है कि भाई आप जितने आपके लीडर हैं उन लीडर को ये कहिए कि वो अपने अपने एरिया में जाके जहां जहां भी हमारे ऑफिस है उस ऑफिस में जाकर बात करिए, मिलिए लोगों से, उनको समझाइए क्या है, किस खतरे के नीचे से जा रहे हैं हम लोग, कौन सा खतरा हमारे सर पे है। निजीकरण के बाद क्या होगा ये तो आप भी नहीं कह सकते, मैं भी पूरी तरह से नहीं कह सकता। पता नहीं क्या होगा, क्या ऐसा होगा
कि पेंशन तो दे देंगे और बाद में कहेंगे कि हमारी स्थिति फैमिली पेंशन देने की नहीं है, तो वो भी स्थिति ठीक नहीं है, उस भी हमको स्वीकार्य नहीं होगा। तो फिर इन सब स्थितियों में क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि हम सबको एजुकेट करेंगे, उनको समझाइएंगे कि क्या खतरा है और इस खतरे के साथ में लड़ने के लिए हमारे पास में जो मर्यादित साधन है उसका पूरा पूरा उपयोग करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथ ही इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि भाई जो कर्मचारियों के जो राइट्स है आज के घड़ी में, जो उनकी बेसिक सैलरी है, मेडिक्लेम की फैसिलिटी है, एलटीएस की फैसिलिटी है, पेंशन की फैसिलिटी है, इन तमाम चीजों की रक्षा करने के लिए वचन इस सरकार ने हमें देना चाहिए। इस सरकार ने ये हामी भरनी चाहिए कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ये सारे जो मुद्दे हैं एम्प्लॉय से कनेक्टेड, वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये एश्योरेंस लेने के लिए कानूनी लड़ाई जरूरी है। कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। अभी आपको कहा कॉमरेड ने कि पार्लियामेंट के अंदर में कितना भी चिल्लाओ, कोई भी अपोजिशन वाला कुछ भी बोले, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो जुडिशियरी एक हमारे पास में आशा है, जो जुडिशियरी हमको न्याय दे सकती है। तो उसके अंदर में जाके हम मांग करेंगे कि हमारे हितों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निर्देश दे। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पेंशन होगा, कंटिन्यू होगा, फैमिली पेंशन मिलेगा, इंक्रीज दिया रेगुलर मिलेगा, वेज रिवीजन हर 5 साल में मिलेगा, कोई नहीं बोल सकता। हो सकता है 2024 में आप सब लोग जोर लगाएं, बीजेपी सरकार ना रहे, दूसरी सरकार आ जाए, तो दूसरी सरकार आने के बाद में वो ऐसी सरकार तो नहीं आएगी जो ये कहेगी कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हो वो सब करेंगे हम। कोई भी सरकार, पिछली सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, और सबसे बड़ी बात तो आपको पता ही है कि इसकी शुरुआत ही कांग्रेस की सरकार में हुई थी। एलपीजी पॉलिसी को लाने के बाद में शुरुआत तो उन्होंने की, इन्होंने उसको स्पीड बढ़ा दी। उन्होंने कहा हम खिड़की खोलेंगे, इन्होंने पूरे दरवाजे खोल दिए हैं। तो इस तरह का जब माहौल बना है तो इस माहौल को लड़ने के लिए हमको अपने रैंक एंड फाइल को तैयार करना पड़ेगा। जब कानूनी लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए एक लड़ाई के लिए एक फंड भी इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज के पास पहुंच के उन लोगों से कहना चाहिए कि आपको लीगल फंड में कम से कम 1000 रुपए का डोनेशन देना चाहिए। संकट की घड़ी है, लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए पैसे की भी आवश्यकता होगी और बिना पैसे से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आज हमारे बीच में ऐसा कोई आदमी उपस्थित नहीं है जो किसी जमाने में कॉमरेड आर के दर के रूप में हमारे साथ में था। कॉमरेड आर के दर सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, हमारा ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट, उन्होंने जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज की लड़ाई कोर्ट में लड़ी और उस समय उन्होंने यूनियन से फीस के रूप में कुछ नहीं मांगा। आपके जानकारी के लिए बताता हूं कि कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई, हमारे कुछ साथियों ने बात की है, तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका पिटीशन जमा करने के लिए 5 लाख लगेंगे और जब हियरिंग होगा तो उस हियरिंग के लिए भी मेरे को 5 लाख रुपए लगेंगे। तो अगर 5 लाख पिटीशन, 5 लाख हियरिंग, और कितने हियरिंग होंगे हमें नहीं पता, तो एक बड़ा फंड लगेगा। यूनियन के पास का जो फंड है वो भी यूज होगा, लेकिन हम लोग को भी लीगल फंड के रूप में एक फंड खड़ा करना पड़ेगा। ये फंड खड़ा करके हम लोग लीगल लड़ाई लड़ेंगे और साथ में सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। तो सड़क की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जैसे लखनऊ, जयपुर, यहां पर लड़ी जाती है
उस महीने की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन का कॉल आएगा तो मैक्सिमम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में होंगे, और स्ट्राइक का कॉल आएगा तो 90% लोग स्ट्राइक पे होंगे। इस तरह का वातावरण हम लोग को निर्माण करना है। कैसे होगा वातावरण निर्माण? उसके लिए जरूरी है कि हम दुकान कॉर्नर में जाए। ये जो चर्चा हम लोग करते हैं, ये चर्चा हम लोगों को बताए, और बताने के बाद उनको कहे कि भाई आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं वो इंडिविजुअल लड़ाई नहीं होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे जो संघर्ष होता है वो संघर्ष हर इंडिविजुअल का है। उस बैनर के नीचे जो खड़ा है उसकी लड़ाई है, और उसको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई उसकी खुद की है, और इसलिए वो सबके साथ शामिल होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। निजीकरण होने के बाद में चुनकर लोगों को निकालेंगे या चुनकर लोगों को रखेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। जितने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उनके साथ में एक ही तरह का बर्ताव होगा, एक ही तरह का व्यवहार वो लोग करेंगे। और इसलिए हम लोग को अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। और बताने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए उनके पास पहुंचने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कॉमरेड, अभी कुछ दिनों में व्हाट्सएप ज्यादा बढ़ जाने से हम लोगों की जो ताकत है उस ताकत पर का हमारा विश्वास ही कम हो गया है। हिंदू माइथोलॉजी में एक कथा है, जब श्री राम को एक पुल बनाना था लंका तक का, तो उन्होंने पूछा कि लंका जाएगा कौन? तो सारे के सारे बैठे हुए थे। तो उसमें बजरंगबली भी था, उसका नाम सब लोगों ने सुना है। तो बजरंगबली भी बैठा था, तो जो सुग्रीव था उसने बजरंगबली के पास जाके बोला, अरे तुम जानते हो तुम क्या हो? बचपन में तुमने सूरज को निगलने की बात की थी, वहां तक जाके आए तुम, ये तो लंका बाजू में है। तो उसने कहा अच्छा, मैं इतना ताकतवर हूं? उसने कहा हाँ। और बजरंगबली उठा वहां से और ज्यादा सीधा लंका पहुंच गया। हमारी स्थिति भी ऐसी है, हम लोग अपनी ताकत को थोड़ा कमजोर समझ बैठे। हम कमजोर नहीं है साथियों, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने संघर्ष किया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। आज भी हम संघर्ष करते हैं। वो संघर्ष की जो धार है वो उतनी तेज नहीं है जो 80 और 90 में थी, लेकिन धार है, धार खत्म नहीं हुई। उसको धार लगाइए, उसको बढ़ाइए, अपने रैंक एंड फाइल के पास जाइए, उनको समझाइए इन सब बातों को, और इन सब बातों को समझाने के लिए उनको लड़ाई के लिए खड़ा करिए। और एक बात निश्चित है, अगर आपकी फौज पूरी तरह से तैयार है तो दुश्मन का मुकाबला करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई रोक नहीं सकता तो हमको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता, ये भी ध्यान में रखिए। तो हमारी जो लड़ाई होगी वो जीतने की लड़ाई होगी। हम अपने दिमाग में बात रखेंगे कि संघर्ष जीतने के लिए है, संघर्ष केवल संघर्ष के लिए नहीं है, जीतने के लिए है। और इसी बात को लेकर आप लोगों तक पहुंचाइए। लीगल एक्शन जो होने जा रही है उसकी भी बात करिए, उनको सारे खतरों को समझाइए, और समझाने के बाद में अपनी फौज को पूरी तरह से तैयार रखिए, और तैयार रखने के बाद में फिर बताइए कि अब कौन सा संघर्ष होगा। ये सब सुनने के बाद भी और क्या करना चाहिए, और कैसा संघर्ष करेंगे, और क्या बात करेंगे, ये सारे सुझाव आपकी तरफ से आनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले से कहा था एजेंडा शुरू होने के पहले कि इस एजेंडे पे सब लोग बात करेंगे, सिर्फ जो सेक्रेटरीट मेंबर है वो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वर्किंग कमेटी मेंबर सारे के सारे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सुझाव दीजिए, हो सकता है हम भी 100% सही ना हो, आपके दिमाग में कोई और बात आ रही हो। हमारी पहले भी बात हुई है, हम पोस्टर के लिए बात करेंगे, कहीं पर होर्डिंग लगाने की बात करेंगे,
पॉम्पलेट बांटने की बात करेंगे। ये सारी चर्चाएं हुई है, लेकिन उसको अभी तक अंतिम स्वरूप नहीं दिया गया। अंतिम स्वरूप कब दिया जाएगा? जब आप लोगों के सुझाव आएंगे, और आप लोगों के सुझाव आने के बाद में हम लोग बैठ के उस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद में फिर उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। आपकी जिम्मेदारी लोगों तक पहुंचने की है। पहुंचिए। मुझे पता है कोविड है, मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि ट्रैवल करूंगा, कुछ हो गया तो क्या होगा। तो कोविड को भी देखिए, पूरी सुरक्षा के साथ में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के जहां जहां पॉसिबल है वहां जाइए, लोकल से चर्चा करिए, मिलिए, सारी बात बताइए। सभी जोन के जनरल सेक्रेटरी को अपील है कि वो लोग अपने जोन के अंदर में चर्चा करें और जोन के अंदर में ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि जहां मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच सकते, आखिरी का जो हमारा मेंबर है उस तक हम पहुंचे, उसको ये सारा समझाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी वर्किंग कमेटी के लिए है, और इस वर्किंग कमेटी के भरोसे लड़ाई की क्या रूपरेखा होगी ये तय करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सुझाव दीजिए, हम लोग बैठ के उसको संकलित करेंगे और कंसोलिडेट करने के बाद में एक निश्चित प्रोग्राम बना के आपके सामने रखेंगे। मेरी बात को हमेशा ध्यान में रख के ही लड़ाई रखिए। हम लोग लड़ेंगे तो केवल जीतने के लिए, केवल लड़ने के लिए लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी जीतने वाली लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप लोगों को, सारे लोगों को शामिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। यही अपील के साथ में आप लोगों से पुनः एक बार कहता हूं कि आप सारे लोग इस पर चर्चा करिए, बताइए, अपने सुझाव दीजिए। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।